हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस करने वाले हैं, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए चैनल पर। क्योंकि ये वीडियो बड़ा होने वाला है तो आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको यदि जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर लिख सकते हैं। क्या 1902 ईस्वी में हुई थी, या 1906 ईस्वी में हुई थी, या 1907 ईस्वी में हुई थी, या 1919 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 ईस्वी में हुई थी। एक्यूरेट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन का ए में है 16, ऑप्शन के बी में है 18, ऑप्शन के सी में है 19, ऑप्शन के डी में है 20। तो दोस्तों पुराणों की संख्या जो है 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब है ऑप्शन का 3 नंबर, क्वेश्चन का रहा है 3 नंबर कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। क्या अर्थशास्त्र के लेखक वाल्मीकि जी थे, या महाराज मनु जी थे, या कौटिल्य थे, या वेद व्यास थे। तो इसका एक्यूरेट आंसर होने वाला है सी, अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं आप कहां तक जो है आज जीके जीएस का महाश्रृंखला में आप जो है बने रह सकते हैं। ये टारगेट है कि देखते हैं इस ठंडी के महीना में आप कितना ऑब्जेक्टिव आज कर पाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। दरअसल बिहार में जो है विनोद कुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था कि बिहार के चंपारण जिला में जो है नील का जो खेती हो रही थी उसमें किसानों सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। यानी किसान को उचित दाम नहीं देते थे अंग्रेज सब, और ये फिक्स कर दिया था कि हर एक किसान को भूमि के 3/20 भाग में नील का खेती करना है। 3/20 भाग में नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था। परंतु किसान नील का खेती नहीं करना चाहते थे। भाई क्यों नहीं करना चाहते थे? तो जिस भूमि में एक बार दोस्तों नील का खेती हो जाता था वो भूमि कई वर्षों के लिए बंजर हो जाते थे, है ना। इसीलिए किसान नील का खेती नहीं कर रहे थे। वहाँ के किसान पीड़ित थे। अतः विनोद कुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किए और महात्मा गांधी आते ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह यानी नील आंदोलन शुरू हो गया चंपारण में। तो याद रखिएगा 1917 इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन है कि 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बोलो मेरे रसगुल्लो, 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जवाब दो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी जवाब दो। इंतजार कर रहे हैं हम, कमेंट बॉक्स पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दो क्वेश्चन नंबर 5 का। तो 1920 में क्या खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? बिल्कुल नहीं। असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी इसके नेता थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो हरिजन संबंधी जो है ये महात्मा गांधी जी को हरिजन से ज़्यादा दिलचस्पी था। वो इस पर विशेष ध्यान देते थे कि हरिजन को भी जो है हर एक चीज़ में आरक्षण मिलनी चाहिए। तो हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन किए थे वो महात्मा गांधी किए थे। इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर को समझिए। विश्व व्यापार संगठन यानी जिसको शॉर्टकट में कहते हैं WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय क्या जेनेवा में है, या पेरिस में, या न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन में। तो इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन का ए होगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो है मुख्यालय ये जेनेवा में है। और आपको
विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, करा कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों गोलघर का निर्माण जो है क्या 1757 में हुआ था, या 1764 में, या 1786 में, या 1857 में? तो दोस्तों गोलघर का जो निर्माण हुआ था ये 1786 ईस्वी में हुआ था। एक्यूरेट आंसर इसका 1786 होगा, ऑप्शन का सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, करा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? राजगीर में, या बोध गया में, या वैशाली में, या सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ऑप्शन का बीच एक्यूरेट आंसर, जिसका जवाब आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पिन करते जाइए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखते जाइए, और आप अपना नाम और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह से जो है इसका श्रृंखला आप अंतिम तक देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने पर जंजीर बन जाती है, कि कड़ी से कड़ी जोड़ने पर जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करने से तकदीर बन जाती है। दोस्तों तकदीर बन जाती है। तो आपको थोड़ा देर देख करके वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये काम की वीडियो है, इसी से आपका ज़िंदगी बनेगा। तो इसको आपको शुरू से अंतिम तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 तक हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10 को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है रंपा विद्रोह कब हुआ था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या 1916 में हुआ था, या 17 में, या 18 में, या 19 में? तो दोस्तों आपको पता है कि 19 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1918 में मजदूर आंदोलन हुआ था। मजदूर आंदोलन 1918 में। 1917 में तो पता है नील आंदोलन हुआ था चंपारण में, नील आंदोलन। और 1916 में रंपा विद्रोह शुरू हुआ था। और 1916 में जो है गांधी जी जब आए थे 1915 ईस्वी में, तो 16 में इन्होंने क्या कहते हैं साबरमती आश्रम का भी स्थापना किया था 1916 ईस्वी में। और रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। तो इसका एक्यूरेट आंसर होने वाला है ऑप्शन का ए। और ये सारे ऑप्शन का भी जो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 18 में मजदूर आंदोलन हुआ था, 1917 में नीला आंदोलन हुआ था चंपारण में, है ना, और 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यानी किसने महात्मा गांधी को जो है गांधी जी को महात्मा कहकर किसने सबसे पहले पुकारा था? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो महात्मा गांधी को जो है महात्मा कह करके, यानी गांधी जी को महात्मा कह करके सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। करा कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? यानी जब बंगाल का विभाजन का घोषणा हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? क्या वो सहयोग आंदोलन शुरू हुआ? तो बिल्कुल नहीं। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, या खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? तो दोस्तों जब बंगाल का विभाजन होता है तो उस समय में रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर ये स्वदेशी आंदोलन के लिए आगाज करते हैं और शुरू हो जाता है स्वदेशी आंदोलन। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन
बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, करा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस, या जयप्रकाश नारायण? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये किए थे सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन का सी इज एक्यूरेट आंसर। ठीक है, यदि आपका भी आंसर क्वेश्चन नंबर सी है तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो दोस्तों दांडी यात्रा जो है समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने के लिए ये प्रारंभ किए थे। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ शुरू किए थे, है ना। ये शुरू कब किया गया था ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 जनवरी 1930 नहीं होगा, 12 फरवरी 1930 भी नहीं होगा, 12 अप्रैल 1930 भी नहीं होगा। तो देख रहे हैं सब में 12-12 भी लगल है, 30-30 भी लगल है, लेकिन जो एक्यूरेट आंसर याद रखेगा वो बच्चे सही जवाब दे पाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी। यही सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, और यही सारे क्वेश्चन सब इसी में से छाँट करके शिक्षक के एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, चौकीदार वाले एग्ज़ाम में, है ना, पटवारी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। तो जब आप बच्चे वीडियो यहाँ से देखते हैं तो आपका जो है जड़ अभी से मजबूत हो जाएगा, और आगे चल कर के जब भी आप किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपका तैयारी पहले से दूसरे के अपेक्षा बेहतर रहेगा। तो शुरू से अंतिम तक आपको वीडियो देखते रहना है, एक टारगेट लेकर के कि नहीं सर का वीडियो शुरू से अंतिम तक देखना है, चाहे जो भी हो जाए। तो आप अपने आप को चैलेंज दे दीजिए कि शुरू से अंतिम तक देखना है, चाहे कुछ भी बीत जाए। तो आपको फिर जब एक बार जो है पूरा वीडियो देख लिए तो आपको अपने अच्छा लगने लगेगा। 15 का क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? आपको ऑप्शन में बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। क्या 1920 में हुआ था, या 1927 में हुआ था, या 1928 में, या 1930 में हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में, है ना। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन का बी होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। करा कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 15 के क्वेश्चन में हम लोग जाने कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में, और इनके जस्ट एक साल के बाद साइमन कमीशन जो है ये भारत आया था। तो 1919 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1927 या 28 या 30 होगा। तो आपको पता है 1930 में क्या हुआ था? दांडी यात्रा शुरू हुआ था, है ना। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए थे। तो ऑप्शन का सी इज एक्यूरेट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या 1920 में शुरू हुआ था? तो आपको पता है 20 में जो है नहीं हुआ था। क्या 30 में हुआ था, या 35 में, या 42 में? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसको ऐसे करके भी पूछ देता है कि किस आंदोलन, या पूछ देगा आपको दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों दांडी यात्रा के बाद तुरंत 1930 ईस्वी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। तो 17 का ऑप्शन सही एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन का बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? क्या 1921 में हुई थी, या फिर 1922 में हुई थी लेनिन की मृत्यु, या 23 में कि 24 में? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, आपको बताना है। बताइए लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन चार्ट हो दिया हुआ है, लेनिन का मृत्यु कब हुआ आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। दोस्तों लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। क्या जर्मनी में हुआ था, या इंग्लैंड में हुआ था, या फ्रांस में, या पोलैंड में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन का ए। जिसका भी ऑप्शन का ए जो लिखे होंगे या जर्मनी लिखे होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? क्या 1991 में लागू हुई थी, या 1922 में, या 1921 में, या 1923 में? तो दोस्तों नई आर्थिक नीति जो है ये 1921 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन का सी इज एक्यूरेट आंसर होगा। तो जिनका भी ऑप्शन का सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। जो भी ऑप्शन का सी लिखे होंगे उनका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी का पेशा क्या था? क्या ये सिपाही थे गैरिबाल्डी, या किसान थे, या जमींदार थे, या नाविक थे? 21 का आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? ए, बी, सी, डी, चारों में से कौन सा जवाब होगा? तो दोस्तों 21 का जो है सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का डी, नाविक। गैरिबाल्डी जो है वो पेशे से एक नाविक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? क्या ये मेजनी इनका संस्थापक थे, या गैरिबाल्डी, या विक्टर इमैनुएल, या मुसोलिनी? तो इसका जो है एक्यूरेट आंसर होने वाला है ऑप्शन का ए, मेजनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कराए रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का मतलब क्या होता था? क्या पीने का बर्तन होता था, या पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट? आपको ऑप्शन में बताना है कमेंट बॉक्स में। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो मिलान कर लीजिए आप का आंसर सही है या गलत। तो रूस में दोस्तों जार का जो अर्थ होता था वो रूस का सम्राट। ऑप्शन का डी जाएगा सही आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भिविया लगा लीजिए। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्या मेजनी किया था, या हिटलर ने किया था, या बिस्मार्क ने किया था, या विलियम ने किया था? तो दोस्तों रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है ये बिस्मार्क किए थे। ऑप्शन का सी एक्यूरेट आंसर होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत एक राष्ट्र है। आपको बताना है भारत जो है कैसा राष्ट्र है। क्या ये धार्मिक राष्ट्र है, या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या विकसित राष्ट्र है, या सांप्रदायिक राष्ट्र है? तो दोस्तों हमारा भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका ऑप्शन का बी इज एक्यूरेट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया है 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
इसका जवाब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का बी 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को समझिए। 27 में दिया है करा कि निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो सबसे पहले, इससे पहले भी आप लोग धर्मनिरपेक्ष वाला एक क्वेश्चन किए हुए थे इससे पहले, यानी 25 नंबर में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि वैसा देश जहां सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया गया हो, सभी धर्मों को, सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहता हो। तो कह रहा है कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत तो धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। अमेरिका भी इसका आंसर नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा, यहाँ पर भी सब धर्म के लोग रहते हैं। ये होगा पाकिस्तान। यहाँ पर भैया मजहब पर ही राजनीति होता है, मजहब पर ही दंगा फसाद भी होगा। अब मुस्लिम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शिया, एक होते हैं सुन्नी। अब पाकिस्तान में जो है देखिए इन लोग का वसूल इतना गंदा है, इतना घटिया है, ये अपने भाई बहन को भी मार देते हैं। वो कैसे? तो शिया बम गिरा देगा सुन्नी के मकान पर और सुन्नी बम गिरा देता है शिया के मकान पर। इसीलिए यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है। और हमारे देश इंडिया में देखिए सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पाकिस्तान सिख हो और ईसाई हो, सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। और आप वीडियो देख रहे हैं, आप या आपके फादर या आपके फैमिली का किसी मेंबर, उनका भी दोस्ती होगा मुस्लिम से, उसका भी मुस्लिम का भी दोस्ती रहता है हिंदू से, है ना। तो हम लोग सभी धर्म एक मतलब जुट होकर के रहते हैं, परंतु पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इसीलिए इनको कहेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ऑप्शन का ए एक्यूरेट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कराए कि संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन का ए में दिया है अमेरिका, ऑप्शन के बी में दिया है भारत, सी में कनाडा, डी में नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका जो है सही आंसर को कौन होने वाला है, ऑप्शन का ए या फिर बी या सी या डी। तो दोस्तों संघ सरकार का जो उदाहरण है वो है अमेरिका। ऑप्शन का ए इज एक्यूरेट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है करा किसान यूनियन के नेता कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसान यूनियन के नेता कौन थे। ऑप्शन में दिया है मोरारजी देसाई, क्या ऑप्शन का ए होगा, या फिर जयप्रकाश नारायण होगा, या महेंद्र सिंह टिकैत होगा, इसको डकैत में पढ़ दीजिएगा, टिकैत लिखल है, या फिर चौधरी चरण सिंह होगा। समझ गए? तो इसका ऑप्शन का क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए, हम कमेंट बॉक्स पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है महेंद्र सिंह टिकैत। समझे? क्वेश्चन नंबर 30 को समझिए। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, यानी किस देश में राजनीतिक व्यवस्था सबसे पहले आया। क्या वो ब्रिटेन था, या भारत, या फ्रांस, या अमेरिका। तो दोस्तों वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव पड़ी। 30 का ऑप्शन का ये एक्यूरेट आंसर होगा। अब हम लोग 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाएगा। तो दोस्तों आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्या कृषि क्षेत्र कहलाएगा, या विज्ञान क्षेत्र, या शिक्षा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र। इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए कि इनका आंसर क्या होने वाला है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र दोस्तों सेवा क्षेत्र कहलाएगा। समझ गए? पहला क्षेत्र इसमें कहलाता है कृषि क्षेत्र, ये पहला हो गया। दूसरा नंबर में आता है उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र।
कृषि और कृषि संबंधित जितना भी क्रियाकलाप होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, पहला क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 32 को समझिए। करा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? क्या यहाँ पूंजीवादी है या समाजवादी है या साम्यवादी है या मिश्रित है? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी। अरे 33 का क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? क्या ये 1948 में शुरू हुआ था या 1950 में या 1951 में या 1952 में? तो इसका एक्यूरेट आंसर होने वाला है ऑप्शन का सी, 1951। इसके बाद प्रत्येक 5 साल पर जो है ना ये दोहराते गया, यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना यदि आपसे पूछेगा तो 19 कितना हो जाएगा? 56। इसी प्रकार से बढ़ते गया आगे। तो इसका ऑप्शन का सी ध्यान में रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। कराए कि मुद्रा विनिमय का क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है माध्यम, रूप, साधन या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मुद्रा जो है विनिमय का ये अच्छा माध्यम कहलाएगा। ऑप्शन का ए इज एक्यूरेट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन का सी इज एक्यूरेट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, WTO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1991, 1993, 1995, 1997। तो इसका एक्यूरेट आंसर आपका होने वाला 1995। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन का सी इज एक्यूरेट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। कांवर झील किस जिला में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया है। क्या दरभंगा में कांवर झील है, या भागलपुर में है, या बेगूसराय में है, या मुजफ्फरपुर में है? तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा बेगूसराय। कांवर झील जो है ये बेगूसराय जिला में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। चलिए 38 का क्वेश्चन है कि बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ स्थापित है? इसका ऑप्शन दिया है जमालपुर, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है भागलपुर, चौथा है सुपौल। तो याद रखिएगा कि बिहार में बंदूक का जो कारखाना है दोस्तों ये मुंगेर में है। इसका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन का बी। आप ध्यान में रखिएगा। अब 38 नंबर तक पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है बरौनी, दूसरा है सुपौल, तीसरा है मोकामा और चौथा है लखीसराय। यानी ऑप्शन का ए में दिया हुआ है बरौनी, बी में सुपौल, सी में मोकामा और डी में लखीसराय। तो खाद कारखाना दोस्तों ऑप्शन का ए जाएगा एक्यूरेट आंसर की ओर। खाद कारखाना जो है ये बरौनी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन है करा कि काली मिट्टी उपयुक्त है। किस फसल के लिए काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, फायदाकारक है, आपको बताना है। ऑप्शन का ए में दिया है कपास के लिए, या लीची के लिए, या गेहूं के लिए, या बाजरा के लिए, आपको बताना है। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा
उपयुक्त है। ऑप्शन का ए एक्यूरेट आंसर। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन होने वाला है रेगुर मृदा। काली मिट्टी का जो है दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ऑप्शन का बी इज एक्यूरेट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसका ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी में है नवीकरणीय, सी में है जैव और डी में है अजैव। आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन का ए इज एक्यूरेट आंसर। तो जिनका भी ऑप्शन का ए होगा उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कराए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया है 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 5 जून। जिनका भी ऑप्शन का बी जो भी सोचे होंगे या कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे सभी का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन का बी इज एक्यूरेट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। चलिए 44 का क्वेश्चन दिया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में कहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन होता है। ऑप्शन में दिया है डिगबोई या झरिया या घाटशिला या जादूगौड़ा। तो सही जवाब होगा जादूगौड़ा। डी का एक्यूरेट आंसर होगा। ऑप्शन का डी इज एक्यूरेट आंसर। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी। चलिए 45 का क्वेश्चन दिया है कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन का ए में दिया है मलेरिया में, बी में दिया है फलेरिया में, सी में दिया है कैंसर में और डी में दिया है टीबी में। आपको जवाब देना है चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों टैक्सोल का जो उपयोग होता है ना वो होता है कैंसर में। ऑप्शन का सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि निम्न में कौन रबी फसल है। जवाब देना है आपको। ऑप्शन का ए में दिया है धान, बी में दिया है केला, सी में दिया है गेहूँ, डी में दिया है चाय। तो दोस्तों जैसे ही आपको रबी फसल आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि इनको बोया कब जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर के महीना में, अक्टूबर से नवंबर महीना तक में इसको बोलेंगे। आप समझिए ये चारों में से कौन से फसल को अक्टूबर से नवंबर के महीना में बोते हैं। तो शरद ऋतु में जो है शीत ऋतु में गेहूं ही बोते हैं। तो ऑप्शन का सी इज एक्यूरेट आंसर होगा। यानी 46 का ऑप्शन क्या होगा सी। 47 का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। तो दोस्तों खरीफ फसल गर्मी के महीना में बोया जाता है, मार्च अप्रैल के महीना में। तो इसमें क्या गेहूं आएगा नहीं, ये ठंडा वाला फसल है। उसी टाइम में गेहूं के साथ साथ में सरसों होता है तो ये भी खरीफ फसल नहीं होगा। और गेहूं के टाइम में ही मटर भी होता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ये तीनों जो है सही आंसर नहीं होगा। चावल इज एक्यूरेट आंसर। चावल होगा खरीफ की फसल। आप एगो ट्रिक बना लीजिए, खरीफ से याद रखिएगा खखरी। खखरी का मतलब क्या हुआ गुरुजी? अरे देखो खखरी का मतलब हुआ जिस धान में दाना नहीं रहता है ना उसको कहते हैं अपना भाषा में, देहाती भाषा में खखरी। समझ गए? तो ये जो है खरीफ फसल, तो खरीफ से याद रखिएगा खखरी। और खखरी किस में होंगे? चावल में, है ना। खखरी किस में से निकलता है जी? चावल में से। बात समझ गए ना। तो ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा तो कि जहाँ पर रहेगा खरीफ तो दिमाग लगा लेना, ओ सर बताए थे
कि खखरी कहाँ से निकलेगा जी? चावल से। तो आंसर क्या होगा? चावल। समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 48 का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन का ए में दिया है हरियाणा, बी में दिया है पंजाब, सी में बिहार, डी में उत्तराखंड। तो ये जो 48 है इसका एक्यूरेट आंसर होने वाला ऑप्शन का डी, उत्तराखंड। याद रखिएगा कि सोपानी कृषि कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है, तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो दोस्तों हमारे राज्य यानी बिहार में 7 से 8% मात्र जो है वन बच गया है ना। 7 से 8% बिहार में वन का परसेंटेज है। आपको बताना है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। क्या केरल में है कि कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो इनका एक्यूरेट आंसर होने वाला ऑप्शन का सी, मध्य प्रदेश यानी एमपी, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन में दिया है दामोदर नदी, नहीं होगा, सतलज, सिंधु, नर्मदा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो इनका सही जवाब होगा सतलज नदी। ऑप्शन का बी इज एक्यूरेट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो।